चौथा पार्ट है प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का पार्ट है 12 4 अंक का पार्ट बोर्ड का। पार्ट शुरुआत करेंगे अपन सबसे पहले एक प्रश्न से। तो छोटा प्रश्न है, प्रकृति के जैविक और अजैविक घटक मिलकर जीवधारियों के लिए पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पर्यावरण का निर्माण कैसे होता है? तो प्रकृति के जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों मिलकर के जीवधारियों के लिए पर्यावरण का निर्माण करेंगे। पर्यावरण में जैविक घटक भी होते हैं, अजैविक घटक भी होते हैं। अब जैविक घटक कौन कौन से होते हैं, अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं? जैविक घटक होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, शाकाहारी, मांसाहारी, परजीवी, परपोषी और परभक्षी आदि मिलकर के जिस घटक का निर्माण करते हैं उनको जैविक घटक कहा जाता है। अब बात करेंगे हम उत्पादक की। तो प्रकृति में जो अपना भोजन खुद बनाते हैं या प्रकृति में जो अपने भोजन का संश्लेषण खुद करते हैं उत्पादक कहलाते हैं। सारे के सारे जो हरे पौधे होते हैं प्रकृति में वो उत्पादक होते हैं। सारे पौधे उत्पादक नहीं होते, सिर्फ हरे पौधे उत्पादक होते हैं। जिन पौधों में पर्णहरित पाया जाता है या हरित लवण पाया जाता है वो उत्पादक होता है। नंबर 2 उपभोक्ता। उत्पादकों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग करने वाला घटक क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। शाकाहारी वे जीवधारी जो सीधा उत्पादकों पर निर्भर करते हैं या अपना भोजन वो उत्पादकों से ग्रहण करते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। मांसाहारी होते वे जीव जो अपना भोजन शाकाहारियों से ग्रहण करते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। परजीवी जो दूसरों पर जीवित रहते हैं उनको परजीवी बोलते हैं, यानी वे जीव जो दूसरे जीव पर जीवित रहते हैं परजीवी कहलाते हैं। परपोषी वे जीव जो पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं परपोषी कहलाते हैं। परभक्षी जो जीवित रहने के लिए दूसरे जीव का भक्षण करते हैं परभक्षी कहलाते हैं। तो ये तो सारे होते हैं प्रकृति के जैविक घटक। अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं? वर्षा है, ताप है, आर्द्रता है, नमी है, चक्रवात है, ओले है, बर्फ है, ये सारे के सारे प्रकृति के अजैविक घटक होते हैं। और फिर ये दोनों मिलकर के पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो पर्यावरण कौन कौन होते हैं? उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, परजीवी होते हैं, परपोषी होते हैं, परभक्षी होते हैं। वर्षा होती है, ताप होता है, आर्द्रता होती है, नमी होती है, चक्रवात, ओले, बर्फ, ये सब पर्यावरण के घटक होते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वह संसाधनों के अव्ययपूर्ण दोष से प्रकृति में कौन कौन से दुष्परिणाम हुए? जो भी संसाधन दे रखी है प्रकृति ने उन संसाधनों का अगर सोच समझ करके उपयोग नहीं करते हैं, इनका अंधाधुंध उपयोग करते हैं, अव्ययपूर्ण ढंग से इनका उपयोग करते हैं, तो प्रकृति में कौन कौन से दुष्परिणाम उत्पन्न हुए? इसका उत्तर हो जाएगा इसके संसाधनों का अव्ययपूर्ण दोष करने से बाढ़, सूखा, भूस्खलन, महामारियां, भूकंप, सुनामी आदि दुष्परिणाम है वो संसाधनों के अव्ययपूर्ण दोष से उत्पन्न होते हैं। क्योंकि अगर संसाधनों का अव्ययपूर्ण दोष करेंगे तो प्रकृति या पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। अगली पाठ का नाम प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। तो पहले अपन संसाधन की बात करेंगे, फिर बात करेंगे अपन प्राकृतिक संसाधनों की। तो संसाधन क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? संसाधन का मतलब होता है वे पदार्थ या वस्तुएं जिनका उपयोग मनुष्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करता है संसाधन कहलाता है। यानी कोई भी पदार्थ हो या वस्तु हो जिसका मनुष्य या तो सीधा उपयोग करता है या फिर इनका अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग करता है संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? प्रकृति से प्राप्त वे संसाधन
जिसका प्रयोग हम सीधा अर्थात फिर कोई भी बदलाव किए बिना करते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। या इसकी दूसरी परिभाषा या तो ये परिभाषा होती है इसका कि प्रकृति जो भी संसाधन है इसका उपयोग हम सीधा करते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं करते, बिना बदलाव किए ज्यों का त्यों का उपयोग कर लेते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। या फिर वे पदार्थ या वे संसाधन जिसका प्रकृति द्वारा प्रदत्त, प्रकृति में देखें तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे पदार्थ जिसका उपयोग मनुष्य करता है तो इसको भी अपन संसाधन या प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। हवा है सीधा उपयोग करते हैं बिना बदलाव किए भी। सूर्य का प्रकाश है प्राकृतिक संसाधन है, सीधा उपयोग करते हैं, कोई बदलाव नहीं होता है। तो इस प्रकार की वस्तुएं होती हैं या इस प्रकार के संसाधन होते हैं, इस प्रकार के पदार्थ होते हैं जिसका मनुष्य सीधा उपयोग करता है, उसमें कोई फेर बदल नहीं करता, बिना फेर बदल किए इसका उपयोग करता है, उनको प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं प्राकृतिक संसाधन? तो प्राकृतिक संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। एक तो विकास व प्रयोग के आधार पर, कैसे संसाधन का विकास हुआ और किस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा उद्योग में उत्पत्ति के आधार पर कि कौन सा संसाधन कहां पर उत्पन्न होता है, उसका उद्गम स्थान कहां पर है। और तीसरा भंडारण या वितरण के आधार पर किस संसाधन का भंडारण कहां पर और कैसे इसका वितरण होगा। तो 3 प्रकार के होते हैं, विकास और प्रयोग के आधार पर, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर, भंडारण या वितरण के आधार पर। फिर आगे बात करेंगे अपने विकास व प्रयोग के आधार पर, इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो विकास और प्रयोग के आधार पर संसाधन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। फिर वो 2 प्रकार के होंगे, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। दूसरा उद्योग उत्पत्ति आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। और तीसरा भंडारण के आधार पर 2 प्रकार का होता है, एक होता है सर्वव्यापक जो सभी जगह पाए जाते हैं सर्वव्यापक संसाधन, और संस्थानिक जो किसी विशेष स्थान में पाए जाते हैं उसको संस्थानिक संसाधन कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के संसाधन हो गए 2, 2, 4, 2, 6 और 3, 9 प्रकार के हो गए। इसके बाद में आगे जैव संसाधन की और बात करेंगे। संसाधन के प्रकार बता देती विकास के आधार पर, उद्योग के आधार पर, भंडारण के आधार पर। तो विकास और प्रयोग के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन कौन से होते हैं, वे संसाधन या वस्तुएं जिनकी संरचना या मात्रा का हमें पता है, कि जिनके बारे में भी पूरी जानकारी प्राप्त है कि कौन सा कहां पर है, कितनी मात्रा में है, उस किस प्रकार बना हुआ है, इसकी संरचना का पता है, उसकी मात्रा का पता है, और जिनका इस्तेमाल हम इस समय कर रहे हैं वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। यानी किस प्रकार बना हुआ है, कौन सी जगह कितनी मात्रा में पाया जाता है, उसकी सारी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, और जिसका इस्तेमाल भी हम इस समय कर रहे हैं वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे पश्चिम एशिया में तेल की मात्रा, तो पश्चिम जो एशिया उसमें तेल की मात्रा की संरचना का भी पता है, कितनी मात्रा में तेल है इसका भी पता है, और इसका प्रयोग या इस्तेमाल हम इस समय कर रहे हैं, इसलिए ये वास्तविक संसाधनों की श्रेणी में आता है। दूसरा है संभाव्य संसाधन, वे वस्तुएं जिनकी निश्चित संख्या मात्रा का अनुमान हम नहीं लगा सकते, यानी न तो उसकी निश्चित संख्या का अनुमान लगा सकते, न उसकी मात्रा का अनुमान लगा सकते, कितनी संख्या में है और कितनी मात्रा में है इसका अभी कोई पता नहीं है, और इसका प्रयोग भी हम इसमें नहीं कर रहे हैं। यानी संभाव्य संभावना है इनकी कि कौन सी जगह पर कौन सा साधन मिल सकता है, शायद इसकी खोज होती है, तो इसको संभाव्य संसाधन बोलते हैं। इनका प्रयोग भी इसमें नहीं करें, भविष्य में शायद इसका उपयोग हो सकता है, ऐसा मान के हम चलते हैं। जैसे लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम, तो संभावना बताई जा रही है कि लद्दाख में शायद यूरेनियम है, लेकिन कितनी मात्रा में यूरेनियम है, कितनी इसकी निश्चित संख्या है, और कब तक ये प्रयोग करने लायक हो जाएगा, तो इस प्रकार का संसाधन है वो संभाव्य संसाधनों की श्रेणी में
आता है। दूसरा है आपका उद्गम के आधार पर। उद्गम के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जैव संसाधन, एक होता है अजैव संसाधन। जैव जो संसाधन है वो होता है सजीव या जीवित वस्तुएं जैव संसाधन कहलाते हैं। जो सजीव हैं या जीवित हैं जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य आदि सभी के सभी जैव संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। और दूसरा इसका प्रकार होता है अजैव संसाधन। तो वे वस्तुएं जो निर्जीव हैं अर्थात जीवित नहीं हैं, जैसे वायु है, मृदा है, प्रकाश है आदि अजैव संसाधन कहलाते हैं। तीसरा का भंडारण या वितरण के आधार पर, एक तो सर्वव्यापक और एक संस्थानिक संसाधन। तो सर्वव्यापक का मतलब सभी जगह पाया जाने वाला, तो वे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं तथा आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, हर जगह पाया जाता है और आसानी से उपलब्ध हो जाता है, सर्वव्यापक संसाधन कहलाता है। उदाहरण लगाइए अपने वायु का, वायु सब जगह है, पाई जाती है, आसानी से उपलब्ध हो जाती है, इसलिए वायु है वो सर्वव्यापक संसाधन की श्रेणी में आता है। दूसरा इसका संस्थानिक संसाधन, वे संसाधन जो कुछ गिने चुने स्थानों पर ही पाए जाते हैं, हर जगह नहीं बल्कि संस्थानिक स्थान विशेष पर ही पाए जाते हैं, संस्थानिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे तांबा है, लोहा है, तो तांबा हर जगह नहीं पाया जाता, कुछ गिने चुने स्थानों पर ही तांबा पाया जाता है, इस तरह से लोहा पाया जाता है। तो तांबा और लोहा को संस्थानिक संसाधन की श्रेणी में माना जाता है। अगला जो प्रश्न नवीकरणीय संसाधन या असमाप्य संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन या असमाप्य या समाप्य संसाधन। कौन सी होती नवीकरणीय संसाधन? वे संसाधन जो कभी भी समाप्त नहीं होते। नाम इसका नवीकरणीय संसाधन है, असमाप्य यानी समाप्त नहीं होंगे और इसका नवीनीकरण किया जा सकता है, दोबारा इसका निर्माण किया जा सकता है। तो वे संसाधन जो कभी भी समाप्त नहीं होते तथा जिनका दोबारा प्रयोग किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते, कभी समाप्त नहीं होंगे और इसका एक बार उपयोग करने पर इसका बार बार प्रयोग किया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये नवीकरणीय संसाधन होते हैं, कभी भी समाप्त नहीं होंगे, ऐसे भी इसके भंडार होते हैं और इसका बार बार प्रयोग किया जा सकता है। अनवीकरणीय संसाधन या समाप्य संसाधन कौन से होते हैं? नाम ही अनवीकरणीय है, जिसका पुनर्निर्माण दोबारा निर्माण नहीं किया जा सकता, समाप्य समाप्त हो जाने पर। तो वे संसाधन जिनका उपयोग करने पर किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएंगे। अगर लगातार उपयोग करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि वो संसाधन समाप्त हो जाएंगे और समाप्त होने के बाद दोबारा इसका निर्माण नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पेट्रोल जो प्राकृतिक गैस है, पेट्रोल की मात्रा निश्चित है, प्राकृतिक गैस की मात्रा निश्चित है, इनकी मात्रा ऐसी भी नहीं है। अगर इसका उपयोग लगातार करते जाएंगे तो एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे और दोबारा इसका निर्माण नहीं किया जा सकता। अगला जो प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? यानी प्रकृति ने जो भी संसाधन दे रखे हैं इसका प्रबंधन, इसका मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? क्या इसका उपयोग अंधाधुंध करना चाहिए या फिर इसका उपयोग एक निश्चित दृष्टि से करना चाहिए, सीमित मात्रा में इसका उपयोग करना चाहिए, या जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार इसका उपयोग करना चाहिए? तो प्रश्न अपना, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? मनुष्य अपना जीवन यापन करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। जीवन यापन करेगा तो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ेगा। आदि काल में जो आदि मानव था उसकी आवश्यकताएं सीमित थी, इसलिए वो संसाधनों का भी सीमित मात्रा में उपयोग करता था। उसको पता नहीं था कि कौन से संसाधन का कितना उपयोग किया जाता है, कहां पर इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए वो सीमित मात्रा में इसका उपयोग करता था। कालांतर में जैसे जैसे मनुष्य ने प्रौद्योगिकी का विकास किया, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, मनुष्य की समझ बढ़ी, तो
तो मनुष्य की तो समझ बढ़ने लगी, तो इसकी अवस्था, इनका रहन सहन, इसका खान पान, इनकी जो मूलभूत अवस्थाएं थी वो भी बढ़ने लगी। इन मूलभूत अवस्थाओं की पूर्ति करने के लिए मनुष्य ने क्या क्या, क्योंकि इसके पास समझ थी, इसके पास दिमाग था, टेक्नोलॉजी उनके पास थी, तो जैसे जैसे मूलभूत अवस्था बढ़ी तो उन मूलभूत अवस्थाओं की पूर्ति करने के लिए मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग करना शुरू कर दिया और इसका उपयोग अंधाधुंध करने लग गया कि जितना ज्यादा इन संसाधनों का उपयोग करेंगे उतना ही ज्यादा विकास होगा। ये सोच करके उसने अंधाधुंध का उपयोग करना शुरू कर दिया। जब अंधाधुंध उपयोग करना शुरू कर दिया तो चूंकि प्रकृति में संसाधनों की मात्रा सीमित है, असीमित नहीं है, तो अगर अंधाधुंध उपयोग करेगा तो सीमित मात्रा एक न एक दिन क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे। इसलिए व्यवस्था ये की गई कि मनुष्य अपनी मूलभूत अवस्थाओं की पूर्ति भी कर ले और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन छोड़ दे ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनका उपयोग कर सके। इसलिए यह अवस्था बन गई कि मनुष्य संसाधनों का सीमित मात्रा में उपयोग करेगा, इसका अंधाधुंध उपयोग नहीं करेगा, जितनी अवस्था होगी उतना इसका उपयोग करेगा। ये इस प्रकार से इनके प्रबंधन की अवस्था इसलिए पड़ी, नहीं तो अगर अंधाधुंध उपयोग करता रहेगा तो संसाधन समाप्त हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए इनके प्रबंधन की अवस्था बड़ी व्यवस्था बना दी गई कि कितना इसका उपयोग करना चाहिए और क्या क्या इसका उपयोग करना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग कैसे किया जाए, तो संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग करने का अर्थ क्या है? इसका मतलब ये नहीं संसाधनों का उपयोग बिल्कुल किया ही नहीं जाए और जो प्रकृति ने दे रखी है उन सारे के सारे को सहज क्रिया बचा कर रखा जाए। इनका मतलब ये होता है कि प्राकृतिक संसाधनों का योजनाबद्ध, न्यायसंगत और विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए तो उनसे अधिक दिनों तक लाभ उठाया जा सकता है। प्रकृति ने जो भी संसाधन दे रखे हैं उन संसाधनों की निश्चित योजना बना करके योजनाबद्ध तरीके से, न्यायसंगत रूप से और विवेकपूर्ण सोच समझ करके, अंधाधुंध नहीं, सोच समझ कर अवस्था के अनुसार, जितनी अवस्था है उसके अनुसार, ये नहीं कि अवस्था है ही नहीं और अवस्था के बिना ही इसका अंधाधुंध उपयोग करें, तो विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए तो उनसे अधिक दिनों तक लाभ लिया जा सकता है, यानी इन संसाधनों को लंबे समय तक उपयोग में लिया जा सकता है। वह भविष्य के लिए भी सुरक्षित रह सकते हैं। अगर इन तीन तरीकों से, योजनाबद्ध तरीके से, न्यायसंगत रूप से और विवेकपूर्ण तरीके से अगर इनका उपयोग करेंगे तो वर्तमान में इसका उपयोग करेंगे और भविष्य के लिए भी ये सुरक्षित रह सकते हैं। संसाधनों का योजनाबद्ध, समुचित व विवेकपूर्ण उपयोग ही इनका संरक्षण है। इन तीन सिद्धांतों से, योजनाबद्ध, समुचित और विवेकपूर्ण, इन तीन बातों को ध्यान में रखकर अगर इनका उपयोग करेंगे तो इनका संरक्षण अपने आप ही हो जाएगा। इनके संरक्षण का अर्थ यह नहीं है कि इनका उपयोग न कर उनकी रक्षा की जाए। इस न्यायसंगत उपयोग का मतलब यह नहीं कि जो संसाधन दे रखे प्रकृति ने इनका उपयोग बिल्कुल अपन करें नहीं और जो जिस रूप में है उसी रूप में इसकी सुरक्षा करते रहे। इनके उपयोग में कंजूसी की जाए, इसका मतलब यह है कि जितने अवस्था है अवस्था के अनुसार इसका उपयोग करें और कंजूसी करके इनका उपयोग करें तो उनकी अवस्था के बावजूद उन्हीं भविष्य के लिए बचा कर रखा जा सकता है। अगर इस तरीके से इनका उपयोग करेंगे तो वर्तमान में उपयोग कर लेंगे और भविष्य के लिए भी इनको बचा करके रखा जा सकता है। बल्कि संरक्षण का तात्पर्य यह नहीं है कि इनका अधिक समय तक मनुष्य की अवस्था की पूर्ति हेतु विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। संरक्षण का मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा मनुष्य को इनका फायदा मिले, ज्यादा से ज्यादा समाज को इनका फायदा मिले, यानी समाज हित में इसका, समाज हित में मनुष्य की जो मूलभूत अवस्थाएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए इनका विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिए। संसाधन के न्यायसंगत उपयोग का यह अर्थ होता है।